आप में से काफ़ी लोगों को ये पता होगा कि आज की वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। जिनको नहीं पता बताता चलूँ कि मैंने एक आध दिन पहले एक अपने कमीशन की स्टोरी लगाई थी अपने इंस्टाग्राम और बाकी चैनल्स के ऊपर कि किस तरह से मैंने एक प्रॉपर्टी क्लोज की और मुझे उसका कमीशन रिसीव हुआ। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं उसके ऊपर डिटेल यूट्यूब वीडियो बना कर डालूंगा, तो ये वीडियो उसी चीज़ से रिलेटेड है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि यार इससे पहले जब हम लोग LA के अंदर काम कर रहे थे ना, लॉस एंजलिस में, वहाँ पे बर्न डाउन प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा थी, वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा था। बिकॉज और यू ऑलरेडी नो कि इन्वेस्टर्स की जो फेवरेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो वाटर डैमेज या फायर डैमेज प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द स्टेट्स वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा था। तो जब हम लोग वहाँ से फ्री हुए, वहाँ से फ्री होने का मकसद ये था कि यार वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आने शुरू हो गए थे रियल एस्टेट में कि वो मार्केट ऑलमोस्ट गंदी होने लग पड़ी थी। ये इंसान की फितरत है। इंसान अपॉर्चुनिटी हमेशा उसके जाते वक्त अवेल करता है, जब सारे अवेल करने आ जाते हैं। अक्लमंद इंसान वो होता है जो अपॉर्चुनिटी को एट दी बिगिनिंग ऑफ द टाइम अवेल करता है और उसमें से कुछ निकालता है। तो हम लोग जब LA में से निकले तो हम लोगों ने मैंने अपने पार्टनर्स के साथ डिसाइड किया कि यार अब हम लोग ना जो सर्विसेज पहले रियल एस्टेट में कर रहे थे ना, लेट्स सपोज हम लोग पहले फिक्स एंड फ्लिप पे काम कर रहे थे, हम लोग पहले होल सेलिंग कर रहे थे, तो हम लोग इसके अंदर थोड़ी सर्विसेज और ऐड ऑन करेंगे। हम लोग मॉर्गेज वाली साइड पे जाएंगे, प्री फोरक्लोजर वाली साइड पे जाएंगे, ऑक्शन वाली साइड पे जाएंगे। अब ठीक है, तो अब हम लोगों ने जब उन चीज़ों को ऐड ऑन किया अपनी सर्विसेज में, तो शुरुआत में जो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों के सामने निकल के आई ना क्लोजिंग के लिए, उनमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस निकला जिसको मैंने समझा कि यार मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। हम लोगों के सामने ना जो पोर्टल होते हैं जहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है सारी, जो मेरे पार्टनर से परचेज़ किए होते हैं, मैंने नहीं परचेज़ किए, मेरे पार्टनर ने परचेज़ किए, पार्टनर्स ने। तो मेरे पार्टनर ने परचेज़ करके वो मुझे दिए हुए, जहाँ पे मैं अपने आप को हमेशा अपडेट रखता हूँ कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज वी गोना गेट इन द नियर फ्यूचर डेज। तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी नज़र आती है हम लोगों की यार कि ये पिछले 2 महीने से प्रॉपर्टी का डेब्ट पे नहीं है, इसका ओनर का कोई अता पता नहीं है इसके ओनर का, और अगले 1-1.5 महीने बाद ये प्रॉपर्टी ऑक्शन में चली जाएगी। तो ये 30th अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट। हाँ, 30th अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट कि वो प्रॉपर्टी ऑक्शन में चली जाएगी और वो प्रॉपर्टी बैंक बेच के अपने पैसे रिकवर करके प्रॉपर्टी ओनर से ख़त्म, उसकी ओनरशिप से निकल जाएगी। अब इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लेकिन मैं देख ही रहा था वहाँ पे कि यार एक प्रॉपर्टी मुझे नज़र आ रही है, तो मेरे तरह के और भी बहुत से लोग हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स काम कर रहे हैं या रियल्टर्स काम कर रहे हैं, तो वो इस प्रॉपर्टी को क्लोज क्यों नहीं कर रहे। तकरीबन 1 महीने से तो मैं देख रहा हूँ। वरना होता क्या है मार्केट के अंदर कि जिस वक्त प्रॉपर्टी कोई डेब्ट में जाती है ना, मीन्स टू से कि प्रॉपर्टी का डेब्ट पे नहीं हो रहा होता, उसकी मंथली लीज पे नहीं हो रही होती, तो लोगों को पता चल जाता है। इसी वजह से हम लोगों को, हम जैसों को मार्केट में कंप्लीटली अप टू डेट रहना पड़ता है हर टाइम, 24 घंटे। ऑब्वियसली बात, जब आप मेरे लेवल पे पहुंचेंगे काम करेंगे तो आप रहेंगे खुद ब खुद ही। पैसे आते किसी को बुरे नहीं लगते, ठीक है। अब वो देख रहा हूँ यार कि वो प्रॉपर्टी को क्लोज ही नहीं कर पा रहा, या प्रॉपर्टी क्लोज हो ही नहीं रही। वहाँ पे ओनर की डिटेल्स लिखी हुई हैं, सब कुछ मेरे साथ शेयर हो रहा है, लेकिन वहाँ पे जो कॉन्टीन्यूसली लोगों के साथ मेरी बात हुई तो उनके कमेंट्स यही थे कि यार कोई कॉल ही नहीं पिक कर रहा या उससे कॉन्टैक्ट हो ही नहीं पा रहा। मैंने कहा ठीक है, मैंने भी सेम, मैं कहा यार स्टेप इन करके देखते हैं। तो मैंने जब स्टेप इन किया, मैंने उसके ओनर के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की, देयर वाज नो रिस्पांस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ। नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम उसके नेबरहुड में जाते हैं। सबसे पहले मैंने जब उसके नेबरहुड को निकाला, नेबरहुड में से लोगों को निकाला, तो मुझे पता चला जिस वक्त मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया तो वो इतने को रूड थे ना मेरे साथ। आई वॉज कम्प्लीटली क्लूलेस, मुझे पता ही नहीं कि वो बंदा कौन है और ये लोग मेरे साथ इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मैंने नेबरहुड को छोड़ा। नेबरहुड सारा रिसर्च करने के बाद जब नो क्यों, तो उसके बाद फिर हम लोग रिलेटिव्स वाली साइड पे गए। हमने रिलेटिव्स निकाले, तो रिलेटिव्स में से उनका भी ऑलमोस्ट सेम रिस्पॉन्स था। वो उतने रूड नहीं थे जितने नेबर्स थे, लेकिन उनका सेम रिस्पॉन्स था कि यार वी हैव नो कंसर्न विद दैट गाय। ओके, पता ही नहीं कि बंदा किधर है। मीशू से बंदा जिंदा नजर आ रहा है, उसकी डिटेल्स दिखी हुई है कि पर्सन इज स्टिल लाइव। अब उनमें उसके रिलेटिव्स में से एक बंदा निकला जिसका नेम, सारी डिटेल्स मेरे साथ थी, लेकिन मुझे वो बंदा ये नहीं बता सका कि यार मेरा उसके साथ रिश्ता क्या है, मतलब वो उसका क्या लगता है। मैंने उससे जब बात की, मैंने कहा यार इस तरह से ना, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं तेरे एरिया में उस एरिया में काम करूँ जहाँ पे ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी नियर टू ऑक्शन है, ये विद इन नेक्स्ट 15 to 20 डेज ना ऑक्शन में चली जाएगी। तो जो भी तेरा ये रिलेटिव है ना, जो ओनर है उसको 1 रुपया भी नहीं मिलना इस तरह। उसने कहा यार मुझे उसका कॉन्टैक्ट का तो नहीं पता, मैं उसे कांटेक्ट नहीं करवा सकता। उसने मुझे बताया कि बंदा है जेल में, वो इनकार्सिनेटेड है इस टाइम पे। अब ये टर्म वो यूज करते हैं जिस बंदे को कोर्ट में जाके सजा हो चुकी होती है और वो जेल में शिफ्ट हो चुका होता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। उसने मुझे ना एक लॉयर का नंबर दिया, उसने कहा कि यार ये लॉयर है इसका,
तो इससे कांटेक्ट कर ले, शायद ये तेरे को हेल्प आउट कर सके। क्योंकि मेरा और इसका एक टाइम पे लॉयर एक ही था, मैं भी इस लॉयर के साथ एक टाइम पे, ये मेरा अटर्नी था। आई वाज जस्ट अबाउट टू गो विद द फ्लो। मैंने अटर्नी को कॉल की, मैंने अटर्नी के साथ कॉन्टेक्ट करने के बाद मैंने उसको सारी सिचुएशन समझाई। मैं कहा जी ये सिचुएशन है, मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए, तेरा बंदा जो है वो जेल में, मुझे बता क्या सिचुएशन है इसकी। अब वो बंदा मेरे साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर ही ना करे, क्योंकि उसको पता ही नहीं था मैं कौन हूँ, कहाँ से बात कर रहा हूँ। उसने पहले मेरे साथ क्रॉस चेक किया सब कुछ, मैंने उसको सारी इन्फॉर्मेशन दी अपने बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में। जब उसको मैंने फुल कॉन्फिडेंस में ले लिया ना, उसके बाद उसने मुझे बताया कि भाईजान ये एक मियाँ बीवी हैं, इनकी डिवोर्स हो चुकी है अब, और दोनों के दोनों जेल में हैं। मुझे पहले ये पता था कि सिर्फ वो बंदा जेल में है जो ओनर है प्रॉपर्टी का, ये दोनों के दोनों जेल में हैं। और ये बड़ा एक हाई प्रोफाइल केस है। उस बंदे ने मेरे साथ उस स्टेट और काउंटी की बाकायदा जो उनकी न्यूज़ चैनल्स की रिपोर्ट्स थी वो तक शेयर की। बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, और जो ये मर्डर केस है बेसिकली एक, और इसमें जिसका कत्ल हुआ वो एक बच्चा, और वो इन्हीं दोनों का है, और उसकी उम्र 1.5 साल थी। उसने वर्ड यूज़ किया इनके लिए कि दे बोथ आर साइकोपैथ। तो इनके साथ मेरा इस टाइम कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि पिछले तकरीबन 5 से 6 महीने से ये बंदा जेल में है। तभी हमें नज़र आ रहा था कि वो प्रॉपर्टी पिछले 3-4 महीने से उसकी जो लीज़ है वो पे नहीं हुई भी। उस बंदे ने कहा भाई मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मेरा तो खुद इन्होंने पैसे देने हैं, मेरा 2500 या पता नहीं $2600 थे। तो मैंने इनको एक सर्विस प्रोवाइड की थी, मैंने इनसे पैसे लेने। अब ये बंदा पता नहीं 7 साल में निकलता, 8 साल बाद, 10 साल बाद जेल से बाहर निकलेगा, तब आके मुझे पे करेगा, तो मेरे तो पैसे मरे हुए हैं। मैं कहा यार तू एक काम कर, तू मेरा उस तक पैगाम पहुंचा दे, मेरा कॉन्टैक्ट करवा दे, तो तेरे जितने पैसे वो तुझे मैं पे कर दूंगा। ओके फेयर इनफ। अब वो बंदा क्या करता है, लॉयर जो सा अटर्नी था उसका, वो जेल जाता है, जाके बंदे से बात करता है, और वहाँ की लीगल कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ना मुझे 10 मिनट अलाउ होते हैं उस बंदे के साथ कॉल पे बात करने के लिए। अब 10 मिनट के अंदर मैंने उस बंदे को सारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डिटेल समझानी है कि तेरी 3-4 महीने की जो लीज़ है वो इस टाइम पे बिहाइंड द डेज है, और अगर वो ये 30 अक्टूबर तो क्लियर नहीं करता तो तेरी की सारी प्रॉपर्टी जो है ना वो ऑक्शन में जाके सेल आउट हो जाएगी, और बैंक अपने पैसे निकाल के ले जाएगा, उसके बाद तेरे हाथ कुछ नहीं आना। अब मैं आपको बता दूँ प्रॉपर्टी की डिटेल्स क्या हैं। $250,000 की प्रॉपर्टी है। हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ऑलमोस्ट $50,000 के उसके ऊपर रिपेयर कॉस्ट आनी थी। मीन्स टू से द ARV आफ्टर रिपेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वाज $250,000। अब इसमें से $100,000 वाज फ्रॉम द बैंक, जो कि जिनकी भी हाफ है, बैंक ने प्रॉपर्टी को ऑक्शन में जाके अपने पैसे रिकवर करने थे। और पीछे जो $1 लाख बचता था ना, वो $1 लाख वो था जो कि इस बंदे ने पे कर दिया हुआ था। तो अब सिचुएशन प्रॉपर्टी की ये बन रही थी कि $250,000 की प्रॉपर्टी है, 50,000 रिपेयर्स कॉस्ट आएगी, उसके बाद जो पीछे $2 लाख बच गए उसमें से $1 लाख तो बैंक को जाना सीधा सीधा। अब पीछे जो $1 लाख बचता था ना, वो उस बंदे ने हमारे साथ जो डिटेल शेयर हुई, या तो उस बंदे ने वो डाउन पेमेंट की हुई थी, या उस बंदे ने वो पे ऑफ कर दिया हुआ था उस प्रॉपर्टी में रहते हुए। अब $1 लाख के ऊपर निगोशिएशन होनी थी। हमने उसमें से जब निगोशिएशन स्टार्ट की ना उस बंदे के साथ, ऑब्वियस ही बात है अगर प्रॉपर्टी नियर टू ऑक्शन है, वो होम ओनर फंसा हुआ है उस टाइम पे। अगर प्रॉपर्टी ऑक्शन में जाती है, बैंक उसको $1 भी नहीं देगा। हम उसको अगर $10,000 भी देते हैं, $20,000 भी देते हैं, तो दैट्स गोना बी अ प्रॉफिट फॉर हिम। वो ऑलरेडी जेल में है, उसके बैंक अकाउंट में पैसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके अलावा कोई सिंपल बंदा बैंक ट्रांसफर करना तो दूर की बात है, बैंक उसकी जो पेमेंट है उसको कंसीडर भी नहीं करेगा ऑक्शन में। 1 फॉलोअप, 2 फॉलोअप, 3 फॉलोअप पे हम लोगों ने जो उसको फाइनल ऑफर दी ना, दैट वाज अराउंड $50,000। अब जब हमने उसे ये ऑफर दी ना, तो उसने सिंपली रिफ्यूज़ कर दी। एक दिन बाद वो बंदा मान गया, उसने अपने टर्नी के हाथ पे काम भेजा कि ठीक है यार मुझे कर दो, मैं जहाँ साइन करना मैं कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा मैं। लेकिन अब इस सारे प्रोसीजर में ना मुझे लगे तकरीबन 5 वर्किंग डेज। ऑलमोस्ट फ्राइडे को मैंने जाके ये डील जो सी ना वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, एग्रीमेंट साइन हो गया। मंडे को क्लोजिंग हुई, मंडे को प्रॉपर्टी हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हुई, और हम लोगों ने अपना अगला प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। अभी तक इस प्रॉपर्टी को निकालने से लेके इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने तक हमें 1 हफ़्ता हो चुका है, जिसमें से एक सैटरडे एक संडे आया। अब मंडे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई, मंडे को सेम डे पे हम लोगों ने जब जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई, हम लोगों ने सेम डे पे प्रॉपर्टी की रिपेयर्स करवानी शुरू कर दी। अब प्रॉपर्टी के अंदर मेजर रिपेयर्स नहीं चाहिए थी, जिन चीज़ों के ऊपर टाइम लगता ना वो होते हैं, जैसा रूफ़ है, अगर फ्लोरिंग इशूज़ हैं उसमें टाइम लगता है, रूफ में टाइम लगता है, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है उसमें टाइम लगता है, सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम है उसमें टाइम लगता है। अगर ये चीज़ें ख़राब हों, ये सारी चीज़ें ठीक थी, उसके अंदर माइनर रिपेयर्स थे, किचन कैबिनेट्स ख़राब थी, ऑब्वियसली बात है हमारे पास सारी की सारी डिटेल्स प्रॉपर्टी की होती हैं। हम लोगों ने सेम मंडे वाले दिन ही प्रॉपर्टी को रिपेयर्स पे लगा दिया। टोटल उसके अंदर 3 से 4 दिन लगे। अब हम लोग एज अ रियल्टर भी काम कर रहे हैं, एज एन इन्वेस्टर भी काम कर रहे हैं, एज एन एजेंट भी काम कर रहे हैं, तो हमारे पास
ऑब्वियसली बात है, आई हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस इंडस्ट्री। मेरे पास ऐसे इन्वेस्टर्स मौजूद हैं जो कि मेरी एक आवाज़ पे प्रॉपर्टी परचेज करते हैं जब उनको मैं शो करता हूँ, बिकॉज आई हैव टू प्रेजेंट ऑल द स्टैट्स इन फ्रंट ऑफ देम। क्या हमें उनको बताना पड़ता है यार ये प्रॉपर्टी अगर इतने की खरीद रहे हैं ना अभी, तो ये इस टाइम पे स्टैट्स की बेसिस पे इतने की मैं सेल आउट करवा के दूंगा। मेरे से नहीं भी करते ना, तुम खुद भी जाके करते हो, तो ये इतने की सेल आउट होगी और ये मिनिमम में भी, मिनिमम प्राइस में भी तुम्हें इतना इतना प्रॉफिट जनरेट करके देगी। अब मेरे पास एक इन्वेस्टर मौजूद था, मुझे पता था यार प्रॉपर्टी में रिपेयर्स का काम इस टाइम पे हो रहा है, मैंने अपने इन्वेस्टर्स को कॉन्टेक्ट किया। अब मेरे पास एक ऐसा इन्वेस्टर मौजूद था जो एक एरिया में एक तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें से उस प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करता है हमेशा जिस प्रॉपर्टी का लॉट साइज बाकी प्रॉपर्टी से ज्यादा होता है। वो 1 से 2 साल उसको प्रॉपर्टी को रेंट आउट करता है, वहां से रेंट खाता है, रेंट इकट्ठा करने के बाद वो 1 से 2 साल बाद उस प्रॉपर्टी का जो लोड साइज ज़्यादा था ना, वहाँ पे एक बेड या एक बाथ या फिर एक गैरेज ऐड ऑन करके तो उसको बाद में फ्लिप कर देता है। वो इन्वेस्टर मेरा इस तरह का है कि वो प्रॉपर्टीज फिक्स एंड फ्लिप भी करता है और वो बिल्डर भी है, वो कंस्ट्रक्शन का काम भी करता है, इसलिए उसको ये चीज़ें सूटेबल करती हैं कि यार ऐसी प्रॉपर्टी पकड़ो जिसका लॉट एरिया ज़्यादा हो, कंस्ट्रक्टेड एरिया कम हो, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज का कंस्ट्रक्टेड एरिया इससे मैच करता हो, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज का लॉट एरिया इससे कम हो। उस बंदे ने कहा कि ठीक है यार डन करो, प्रॉपर्टी समझ में आ गई उसे। अब हम लोगों की कॉस्ट कितनी आई प्रॉपर्टी पे? $250,000 प्रॉपर्टी की ARV थी आफ्टर रिपेयर वैल्यू। 50,000 हम लोगों ने एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट रखी थी। $100,000 बैंक को चले गए। $100,000 उस बंदे को पे करने थे हमने, ओनर को, जिसके ऊपर हमने निगोशिएशन करके उसको $50,000 पे किए। तो ऑन एन एवरेज हम लोगों को जो प्रॉफिट हुआ प्रॉपर्टी उस इन्वेस्टर को बेचने के बाद, हमने $250,000 से आस्किंग की, $246,000 की प्रॉपर्टी हम लोगों ने उसको सेल कर दी। कितने दिनों में? 5 दिन में प्रॉपर्टी मिलने से लेके प्रॉपर्टी खरीदने तक का प्रोसीजर था। 3 दिन में रिपेयर्स डन हुई और अगले 2 दिन मतलब फ्राइडे को वो वर कंप्लीटली फ्री ऑफ दैट प्रॉपर्टी। और मैंने कितना कमाया? मेरे इन्वेस्टर को मैंने पाकिस्तान में बैठ के अपने इस लैपटॉप की मदद से $46,000 का प्रॉफिट जनरेट करके दिया, जो कि पाकिस्तानी वैल्यू के मुताबिक बनता है 1,28,00,000 रुपये। और उसमें से उसने मुझे कितना प्रॉफिट पे किया? 12,88,000। और मुझे 88 की उर्दू नहीं आ रही, पता नहीं क्या कहते हैं उसे। तो मैंने तकरीबन 12.5 लाख रुपया मैंने प्रॉफिट निकाला इसमें से। प्लस मेरे रियल्टर ने, मेरे पार्टनर ने मुझे आवरली भी पे किया है। अब मैं यहाँ पे आपको आवरली रेट अपना नहीं बताऊंगा, क्योंकि आवरली रेट का ये सिस्टम है कि अगर मैं आप लोगों को बता दूंगा ना तो आप लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा। देखो इनिशियल लेवल पे यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज अ लिटिल बिट, क्योंकि यू डोंट हैव द सेम एक्सपीरियंस दैट आई हैव राइट नाउ। दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जिसमें आपको 1 घंटा काम करने के भी पैसे मिल रहे हैं और एट द एंड ऑफ द वीक या एट द एंड ऑफ द सेल आपको कमीशन भी इतना मिल रहा है? दिखाओ कौन सी दुनिया की ऐसी इंडस्ट्री है। ये फील्ड इस वजह से कभी सैचुरेट नहीं हो सकती, क्योंकि जितना ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस तुम लोगों को आता जाएगा ना, उतनी ज़्यादा क्लोजिंग करते जाओगे। और हर इंसान की एक लिमिट होती है यार। तुम लोग अगर आज हज़ारों रुपए कमा रहे हो, तुम लोग करोड़ों पे जाके ब्रेक लगा लोगे। जो बंदा आज लाखों कमा रहा है वो अरब पे जाके ब्रेक लगा लेगा। उसके बाद वो अपने सर्कल को सिर्फ मेंटेन रखता है। जब वो मेंटेन करना शुरू कर देता है ना अपने सर्कल को, तब न्यू कमर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। ठीक है, ये दुनिया का एक, आप कह सकते हो दैट्स द लॉ ऑफ नेचर, ये असूल है दुनिया का। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर कोई इंटरेस्टिंग क्लोजिंग होगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, ताकि हम लोग टू बी कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होके मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में एजुकेट कर सकूं। थैंक यू।